हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बिहार कृषि के बारे में, जिसमें हम लोग कल अध्ययन किए थे। ठीक है, इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 1, 2, 3 और 4 पूरे विस्तार से इन चारों चैप्टर का अध्ययन हम लोग किए हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ने इन पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग इन पहले लेक्चर को जाकर देख लें, तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो हम लोग कल चैप्टर 5 बिहार कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो अधूरा आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। पार्ट 1 हम लोग कल अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम लोग कृषि के बारे में समझें। उसके बाद हम लोग बिहार में जो मुख्य फसलें हैं इनके बारे में समझें, क्या क्या मुख्य फसल है इन सभी के बारे में समझें, बिहार में कितने प्रतिशत कृषि हैं, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात कर चुके हैं। फिर हम लोग ये भी देखें कि बिहार में कृषि की क्या समस्याएं हैं, इन सब बात किए हैं। सामाजिक समस्या पे हम लोग बात किए, संरचनात्मक समस्या पे भी हम लोग कल बात किए। यहाँ पे हम लोग कल अपना क्लास को क्या किए थे, अंत किए थे। तो चलिए हम लोग इसके बाद आज अध्ययन करते हैं, जो है उद्योग। ठीक है, बिहार की उद्योग के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आप सभी से बता दूं कि आप लोग अगर पहले का ये सब चीज़ नहीं देखे हैं तो ये मत सोचिएगा कि सर पढ़ा नहीं रहे हैं और स्लाइड बदलते जा रहे हैं। हम ऑलरेडी ये सब चीज़ पढ़ा चुके हैं, इसलिए स्लाइड बदल रहे हैं। आप लोग पहले लेक्चर को प्लेलिस्ट में जाकर या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग उद्योग के बारे में बात करें तो देखिए, बिहार में औद्योगिक विकास की प्रबल संभावनाएं विद्यमान हैं। ठीक है, बिहार में क्या है, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ हैं, ठीक है, डेवलपमेंट हैं, इनकी कुछ संभावनाएं हैं। लेकिन उपजाऊ मिट्टी का यह कृषि प्रधान क्षेत्र उनके उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है कि जो उपजाऊ क्षेत्र हैं, उपजाऊ मिट्टियाँ हैं, आपको पहले हम बता दिए हैं कि भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। तो यहाँ पे जो मिट्टियाँ हैं वो कृषि प्रधान क्षेत्र एवं उद्योग के लिए कच्चा माल क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से जलविद्युत तथा ताप विद्युत केंद्रों से ताप विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, जल क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना हम लोग पढ़े थे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे बहुउद्देशीय परियोजना, जब हम लोग जल संसाधन का चैप्टर किए थे उसमें पढ़े थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ पढ़ाया हुआ है। बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना में क्या क्या आता है, तो जल विद्युत परियोजना है तथा ताप विद्युत परियोजना केंद्र हैं, जो कि बिहार में विद्यमान है। इससे क्या होता है, तो ताप विद्युत का उत्पादन होता है। बिहार के प्रमुख उद्योग की अगर बात की जाए तो कृषि पर आधारित उद्योग हैं। याद रखिएगा, क्या है, कृषि पर आधारित उद्योग है, क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। चीनी उद्योग हो गया, कल हम लोग पढ़े थे चीनी उद्योग कि उसके बाद है चीनी उद्योग से बिहार का सबसे पुराना और कृषि पर आधारित उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, चीनी उद्योग मतलब बिहार का एक महत्वपूर्ण उद्योग में ही आता है। चीनी उद्योग बिहार की सबसे पुरानी और कृषि पर आधारित उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में कुल 56% चीनी का मिल है, 56 चीनी के मिलें हैं, जिसमें 13 मिलें बिहार में अकेले है। बताइए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं ना, 56 हैं। ठीक है, 56 मिलें हैं, जिसमें से अकेले 56 में से कितना है, तो 33 मील अकेले सिर्फ बिहार में है। बताइए,
अगर प्रतिशत निकाला जाए तो कितना ज़्यादा प्रतिशत होगा, आप ही बताइए, आंकड़ा लगाइए। ठीक है, इसलिए बिहार में स्थापित, जिसमें इस प्रांत को चीनी का कटोरा कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं। याद रखिएगा कि पूछ दे आपसे कि चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, वहाँ दे देगा महाराष्ट्र, वहाँ दे देगा झारखंड, वहाँ दे देगा आपको यूपी उत्तर प्रदेश, वहाँ दे देगा बिहार। ठीक है, 4 ऑप्शन देंगे, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप इसमें टिक मारेंगे कि बिहार चीनी का कटोरा है। क्यों है? क्योंकि बिहार में उद्योग ज़्यादा हैं चीनी के। कोई दिक्कत? उसके बाद है चीनी का कटोरा का संज्ञा दिया गया है। ठीक है, देश में चीनी का उत्पादन बिहार का स्थान 7वां है। ठीक है, अगर देश में चीनी के उत्पादन की अगर बात की जाए तो बिहार का 7वां स्थान है, तथा नई राष्ट्रीय चीनी नीति के अंतर्गत यह प्रधानता किया गया है। नए अंतर्राष्ट्रीय चीनी नीति के अंतर्गत यह क्या किया गया है? प्रधानता किया गया है, यह स्थान बांटे गए हैं। आगे हम लोग बात करें तो जूट उद्योग। ठीक है, एक एक उद्योग के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। कृषि के बारे में भी हम लोग समझे थे, अब हम लोग बिहार के उद्योग के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग हम लोग कल बता दिए थे आपको, हम कल बताए थे उत्तरी पूर्वी भाग किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कल का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कल का जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे सब कुछ आ रहा है। तो बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में जूट उद्योग के विकास के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा, उच्च आर्द्रता तथा अधिक तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, बाढ़ग्रस्त खादर का मैदान जूट की खेती के लिए क्या है? आदर्श भौगोलिक दशाएं हैं उत्पन्न करती है। इसमें कटिहार की नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन और कटिहार जूट मिल लिमिटेड ये सब विद्यमान हैं। दरभंगा की नेपाल जूट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, समस्तीपुर की रामेश्वर जूट मिल और नालंदा की शौर्य जूट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड क्या है? विशेष उल्लेखनीय है। देख रहे हैं ना, जूट की बात की जा रही है, जूट उद्योग, जूट जगत की बात की जा रही है, जिसमें बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग की बात की जा रही है। तो उत्तरी पूर्वी भाग में क्या बताया जा रहा है कि कितने हैं कि जो कि इस क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण होते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि बिहार में उत्तरी पूर्वी भाग में ही जूट की उद्योग क्यों है, ठीक है, किसी और दिशा में क्यों नहीं हो सकते हैं, तो आप बताएंगे क्योंकि इस दिशा में विशेष इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है? अधिक वर्षा होता है, उच्च आर्द्रता है, अधिक तापमान है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टियाँ हैं तथा बाढ़ग्रस्त खादर की मैदान है। इन सभी विशेषताओं को बता सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि इस जूट उद्योग की जो कौन कौन से इसके क्या है आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री हैं, तो आप बताएंगे दरभंगा में क्या है? जूट मिल्स लिमिटेड दरभंगा में, मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन कटिहार में है, फिर गोपालगंज जूट इंडस्ट्री है, समस्तीपुर रामेश्वर इंडस्ट्री है, नालंदा में शौर्य इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड है। इस ठीक है, कोई दिक्कत? आगे अगर हम लोग बात करें तो वस्त्र उद्योग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी होगा आपके लिए। हम लोग पढ़े थे भारत में, तो वस्त्र उद्योग हम लोग पढ़े थे ना, भारत का जब बात कर रहे थे, तो भारत का प्रमुख एक उद्योग में आता है वस्त्र उद्योग। हम लोग उद्योग निर्माण चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, वस्त्र उद्योग बिहार का परंपरागत उद्योग है। परंपरागत का मतलब होता है बाबू प्राचीन उद्योग है, पुराना उद्योग है। ठीक है, यहाँ सूती और रेशमी दोनों प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं तथा सूती वस्त्र उद्योग के लिए यहाँ कपास का अभाव है। अभाव का तात्पर्य है कि थोड़ा कमी है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है? कपास की कमी है। फिर भी सस्ते श्रमिक और बाजार की उपलब्धता के कारण क्या है? फुलवारी शरीफ, गया, बक्सर, डुमराव, मोकामा इत्यादि स्थानों पर सूती वस्त्र के क्या है? कारखाने हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आप लोग।
प्रयास करेंगे कि उसको दूर कर सकें, या फिर आपको रिप्लाई देकर हम जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर समझ में ना आए या फिर हम शायद थोड़ा ज़्यादा स्पीड कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत आप मुझे बता सकते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तंबाकू उद्योग बहुत इम्पोर्टेंट है। तंबाकू बिहार में तो खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए तंबाकू हर लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, दिखता होगा आप लोगों को गाँव में। ठीक है, तो तंबाकू उद्योग के अंतर्गत सिगरेट, बीड़ी उद्योग आते हैं। सिगरेट तथा बीड़ी के तंबाकू पैदा करने में बिहार देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है। देखिए, हम बोले ना कि महत्वपूर्ण स्थान रखता है, एक महत्वपूर्ण स्थान है, यही सब कर ही सकता है अपना बिहार, और क्या कर सकता है, इसीलिए तो। लेकिन आप लोग को नहीं करना ये चीज़, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ बेगूसराय तथा समस्तीपुर जिले में उच्च कोटि तथा वाणिज्यिक तंबाकू उत्पन्न होता है। वाणिज्यिक तंबाकू मतलब अच्छे क्वालिटी के तंबाकू उत्पन्न होते हैं। चावल, दाल, आटा उद्योग, ये धान से चावल बनाने, दाल से काटने तथा गेहूं से आटा तैयार करने का कार्य घरेलू का उद्योग के रूप में लगभग हर जगह होता है, किंतु शहरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेक बड़े और छोटे कारखाने लगाए जाते हैं। कोई दिक्कत? चावल, दाल, आटा ये सब जो होता है, इसके लिए जो कारखानाएं हैं वो लगाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग हैं, देखिए तो बिहार में सिंचाई की सुविधा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसमें, स्टार। ठीक है, बिहार में सिंचाई की सुविधा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार की कृषि पढ़ रहे हैं, आपसे अगर समस्या समाधान पूछे ना पूछे, सुविधा पूछ देता है बाबू कि बताइए बिहार में कृषि के क्या सुविधाएं हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें तो बिहार में सिंचाई की विशेष सुविधा पाई जाती है। ये सुविधाएं इस प्रकार है, चलिए एक एक करके अब प्रकार को समझते हैं हम लोग। उत्तर बिहार के मैदानी में हिमालय की हिमाच्छादनी चोटी से निकलने वाली सदावाहिनी नदी बनती है। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उत्तर बिहार की बात की जा रही है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, मैप पे ध्यान मत दीजिए। मैप बस हम समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, यहाँ मैप बनाने में थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। तो मान कर चलिए ये उत्तर है, ठीक, दक्षिण है, हम पहले बता दिए आपको, पूरब है, पश्चिम है। ठीक, बोल क्या रहा है कि उत्तरी बिहार में मैदानी में हिमालय की नदियाँ जो है वो कहाँ से निकलती है, तो सदावाहिनी नदी रहती है, मतलब हमेशा बहने वाली नदी होती है, हमेशा। सदावाहिनी का मतलब है हमेशा। ठीक है, तो उत्तर का मतलब ऊपर की भाग, ऊपर के जो मैदानी भाग है, यहाँ की नदियाँ, इस क्षेत्र की नदियाँ जो हैं वो सदावाहिनी है, मतलब हमेशा बहती है। ठीक है, बिहार का मैदान भाग समतल है। इन भागों भूमि की ढाल इतनी धीमी है कि नदियाँ के ऊपरी भाग से निकलती हुई नहरों का जल सरलता से सारे मैदान में फैल जाता है। समझिएगा सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि मैदानी भाग, बिहार की मैदानी भाग क्या है, समतल है। समतल का मतलब हम बताए थे ना, समतल मतलब इक्वल है, बराबर है। ठीक, समतल है। तो समतल कह रहा है इन भागों पर क्या हो रहा है, भूमि की ढाल इतनी धीमी है। अब समतल होगा तो समतल किसे होगा, समतल होगा मतलब बराबर सीधा लाइन। तो यहाँ पे ढलकाव नहीं है, ऊंचा नीचा रहता है तब ना ढलाव होगा। तो जो ढलाव नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे पानी का ठहराव होगा, पानी एक ही जगह ठहरी रहेगी, यही रहेगी ना। उसके बाद कह रहा है नदियों के ऊपर भागों से निकलती हुई नहरों का जल सरलता से सारे मैदान में फैल जाता है, यही कह रहा है। ठीक है, सरलता से आसानी से सारे मैदान में, जितने भी उत्तर मैदान है उत्तर क्षेत्र में बिहार में, वो सभी जगह फैल जाते हैं। कोई दिक्कत? हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझा पाएँ। थोड़ा ज्योग्राफी है, टफ होता है, एक बार दो बार देखिएगा आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगी। ठीक है, एक बार दो बार तो देखना पड़ेगा। ज्योग्राफी आसान नहीं है, ठीक है, भूगोल आसान नहीं है।
सिंचाई के साधन की अगर बात की जाए तो मीन्स ऑफ इरिगेशन, बिहार में कुल सिंचाई क्षेत्र कितने हैं तो आप देख सकते हैं कितने हैं, 45,50,244 हेक्टेयर हैं। ठीक है, थोड़ा आंकड़ा याद रखिएगा। जो कुल कृषि क्षेत्र का कितना है तो 48.33% है। याद रखिएगा, कुल कृषि क्षेत्र का पूरे बिहार में कुल कृषि क्षेत्र का 48.33% भाग कृषि वर्तमान में कृषि के लिए काम के लिए है। बिहार में सिंचाई के मुख्य साधन नहर, तालाब, नलकूप ये सब हैं, कुआं। ठीक है, सिंचाई के जो साधन है, साधन का मतलब क्या होता है, साधन का मतलब जिसके द्वारा हम कोई काम को कर पा रहे हैं। आप पढ़े हैं ना चैप्टर 1, आप पढ़े हैं ना चैप्टर 1 क्या है, संसाधन एवं उपयोग पढ़े हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ें, यही चीज़ तो पढ़ेंगे। किसी भी कार्य की पूर्ति किसी वस्तु के द्वारा किया जा रहा हो, अर्थात वह हमारा साधन है। इन चीज़ को हम लोग पढ़े हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ क्या कह रहा है कि सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं, तो नहर है, तालाब है, नलकूप हैं, कुआं हैं, ये सब चीज़ हैं। नलकूप, अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला नलकूप, नलकूप ट्यूबवेल समझिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों हम लिखे हैं, कोई दिक्कत हो फिर भी बताइएगा। नलकूप की अगर बात की जाए तो बिहार में नलकूप सिंचाई का दूसरा याद रखिएगा, जहाँ पे आंकड़ा आए वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है। सर्वप्रमुख साधन है, कुल सिंचित भूमि का 38.77% क्या है, नलकूप द्वारा सिंचित की जाती है। बिहार में कुल संचित भूमि का 38.77% क्या है, नलकूप से कृषि की जाती है। कोई समस्या प्लीज़ बताइएगा। अब है नहर, जिसे हम लोग कैनल कहते हैं इंग्लिश में। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा पर्याप्त है, मतलब लगभग काफ़ी है। ठीक है, अच्छा है। यहाँ अनेक सदाबहानी नदी बहती है, जिसमें नहरें क्या है निकल कर सिंचाई की जा सकती है। ठीक है, क्या होता है, पहले कहीं किसी खाड़ी से किसी जगह से एक नदी निकलता है। ठीक है, विशाल नदी निकलता है। इस विशाल नदी के बाद क्या होता है, अलग अलग गांव में, अलग अलग क्षेत्र में इस नदी से, जैसे मान कर चलिए अपने बिहार में, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है, तो इन गंगा नदी से भी अलग अलग क्या है बहती हैं, नहरें होती हैं। अलग अलग नदियाँ और भी छोटे छोटे इसकी सहायक नदियाँ होती है। उन सहायक नदियों से फिर नहरें निकलती हैं, नहरों से फिर पोखर, तालाब, ये सब हम लोग समझते हैं। तो ये सब क्या हो गया, छोटा छोटा भाग हुआ। ठीक है, पहले नदी, फिर छोटे उसकी छोटी नदियाँ जो सहायक नदी हम कहेंगे, उसके बाद हो गया आपका तालाब, नहर, पोखर, ये सब। ठीक है, जो गांव गांव तक पानी को पहुंचाती है। कोई दिक्कत, नहर समझ गए हम लोग। तो क्या कह रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा पर्याप्त है। यहाँ अनेक सदाबहानी नदी बहती है, जिसमें नहर निकलकर, देखिए यहाँ बोल रहा है ना, सदाबहानी नदी से नहरें निकलकर सिंचाई की जाती है। यही ना हम अभी समझाएं। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई में भी प्रादेशिक विभिन्नताएं मिलती है। क्या बोल रहा है कि बिहार में नहरों के द्वारा भी सिंचाई में, मतलब खेती में क्या है, प्रादेशिक विभिन्नताएं मिलती हैं। मतलब विभिन्नता का मतलब हम बताए थे ना, अलग अलग। ठीक है, एक नहीं, विभिन्नताएं मिलती है। इस दृष्टिकोण से रोहतास जिला अग्रणीय है। ठीक है, इस दृष्टि से, इस नज़रिया से अगर देखा जाए तो रोहतास जिला जो बिहार का है वो अग्रणीय स्थान रखता है, तथा दूसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण, तीसरे स्थान पर औरंगाबाद, चौथे स्थान पर कैमूर रखता है। कोई दिक्कत। नहर में अगर बात की जाए कि नहर में सिंचाई के दृष्टिकोण से कौन कौन से जिला प्रथम है, ठीक है, कौन कौन से जिला दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है, अगर आपको दे दिया जाए तो प्लीज़ आप सब इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, अच्छा से बना कर आएंगे, मुझे उम्मीद है। अब आया तालाब। ठीक है, टैंक।
बिहार में सिंचाई का तीसरा मुख्य साधन क्या है? तालाब है। कोई दिक्कत? स्वामित्व के दृष्टि से तालाब दो प्रकार के होते हैं, सरकारी एवं निजी। स्वामित्व की दृष्टि से, स्वामित्व का मतलब हम लोग समझे थे स्वयं का अधिकार, खुद के लिए। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो एक होता है, दो प्रकार के होता है, जिसमें एक सरकारी होता है जिसमें सभी का अधिकार होता है, पूरे गांव के लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक होता है निजी। निजी तालाब भी होता है। बहुत सारे आप लोग गांव में देखते होंगे कि मेरे दादाजी का तालाब है, ये मेरे चचेरे दादाजी का तालाब है। ऐसा ऐसा लोग होते हैं। लोग बड़े बड़े जो ज़मींदार लोग पहले के समय में होते थे ना, उनका निजी तालाब वालाब देखने को मिलता है। ठीक है, तो निजी सरकारी तालाब की तुलना में निजी तालाब द्वारा अधिक क्षेत्र में सिंचाई होती है। निजी क्षेत्र से अधिकतर क्या हो रहा है? निजी क्षेत्र से अधिकतर तालाब कृत्रिम है, जिसमें बड़े किसान द्वारा मुख्यतः मैदानी भागों में बनाया जाता है। कोई दिक्कत? अब निजी जो तालाब है वो बड़े लोग के पास ही रहेंगे। हम पहले बताएं, जिनके पास पैसा हो, जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हो, जो गांव के कह सकते हैं ज़मींदार के रूप में कहलाते हैं, जिनके पास अधिक ज़मीन हो, उन्हीं के पास ना होगा। छोटे किसान के पास ये सब सुविधा थोड़ी ना होगी। कुआं की बात की जाए, बेल जिसे कुआं, तो कुआं बिहार में सिंचाई का बहुत बड़ा साधन है, बहुत पुराना साधन है। ठीक है, बहुत पुराना साधन है। इसके अंतर्गत किसान कच्चा और पक्का कुआं खोदकर मानव तथा पशु श्रम से पानी खींचता है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बिहार में जो कुआं है उसका पुराना साधन है यह कुआं। इसके अंतर्गत किसान क्या करते हैं? कच्चा तथा पक्का दो प्रकार की कुआं खोद कर क्या करते हैं? मानव तथा पशु श्रम से पानी खींचते हैं। अन्य साधन की अगर बात की जाए, अदर मीन्स की, तो बिहार में सिंचाई के अन्य छोटे छोटे साधन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पाइप, आहड़, सोन क्या है? पाइन, आहड़ तथा सोता, जलगम, गड्ढे इत्यादि ये सब आते हैं। गड्ढे उड्ढे में पानी वानी जमे ना, तो पाइन, आहड़ ये सब होते हैं छोटे छोटे गड्ढे। उसको अपने अपने ज़िले में, अपने अपने जहाँ का जो भाषा है उसको उस भाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप उत्तर बिहार के अगर जाएंगे, उत्तर बिहार के कोई छात्र होंगे तो उनको पता होगा पाइन किसे कहते हैं, पानी, आहड़ किसे कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्थान पे थोड़ा अलग अलग बातें हो जाती हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिहार में सिंचाई हेतु बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात की जाए तो यह भी हम लोग देखते हैं। हम लोग देखे हैं पहले भी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हम लोग पहले देखे हैं, जिसमें बिहार का भी हम लोग जिक्र किए थे। आज पर्सनली हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग देखना होगा हम लोगों को। तो बहुउद्देशीय, बहुमुखी या बहुधंधीय योजना का अर्थ है उस योजना से है जिसमें सिर्फ एक उद्देश्य की पूर्ति न होकर अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। ठीक है, क्या यहाँ शब्द को ही समझिए ना। शब्द को समझने का मतलब है जो यहाँ बता रहा है, यही तो इस शब्द से पता चल रहा है ना। बहुउद्देशीय मतलब सिर्फ एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु नहीं, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बहुउद्देशीय परियोजना चलाई जाती है। कोई समस्या? बहुउद्देशीय एक उद्देश्य में इसमें शामिल ही नहीं हो रहा है। यह बहु का मतलब बहुत सारा। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसी योजना का उद्देश्य नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न करना होता है। उसमें नहरें निकालकर सिंचाई करना, यातायात की सुविधा बढ़ाना, बाढ़ नियंत्रण करना, मछली पालन करना, मिट्टी अपरदन को रोकना, पशुपालन को बढ़ावा देना तथा पर्यटनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनना होता है। कोई दिक्कत? बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब कोई पूछे तो आप बिल्कुल आसान शब्दों में बताइएगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का तात्पर्य क्या होता है और इसके उद्देश्य क्यों होते हैं, इसके उद्देश्य के लिए कौन कौन से चीज़ों को लाभ पहुंचाना होता है। तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई समस्या? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कोई समस्या आप कमेंट कीजिएगा।
देखिए मेरा नोट्स ऐसा रहता है कि मैं वादा कर सकता हूँ कि आप इसको शांति से अकेले में भी पढ़ते हैं तो इतने तो समझदार बच्चे हमारे होंगे ही, क्लास 10th में आप लोग चले गए हैं, कि आपको समझ में आए। हम किताब का लैंग्वेज यहाँ उठाते ही नहीं हैं। थोड़ा सा मेहनत करना तो पड़ता है बाबू। बहुत सारे यूट्यूब पे देख रहे हैं कि मेहनत लोग नहीं करते हैं, लेकिन व्यूज़ कमाते हैं, व्यूज़ कमाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो वो सब नहीं होना चाहिए। बच्चों को भ्रमित कर कर क्या मिलेगा। द कोसी प्रोजेक्ट पहला है, क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत पहला है द कोसी प्रोजेक्ट। कोसी परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो उत्तरी बिहार, कोसी कहाँ है, उत्तर की ओर बहता है, उत्तर बिहार अभी बताया ना, उत्तरी बिहार की कोसी नदी पर बनाई गई है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा विनाशकारी बाढ़ों के लिए विख्यात है तथा अनुमान है कि जब साधारण रूप से कोसी में बाढ़ आती है, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कोसी परियोजना में जो क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि उत्तर बिहार की कोसी नदी से में बनी हुई है। आप सबको पता होगा, जो भी बिहार के छात्र हैं उनको पता होगा कि कोसी नदी कहाँ है, तो उत्तर बिहार की ओर है, मतलब ऊपर की ओर आती है, ठीक है। और यह नदी बिहार की शोक कही जाती है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार की शोक के नदी के नाम से जानी जाती है कोसी नदी। क्यों शोक के नाम से जानी जाती है, क्योंकि क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा विनाशकारी बाढ़ों के लिए क्या है, विख्यात है, मतलब फेमस है। इसलिए इसे बिहार की शोक कही जाती है, क्योंकि जब भी आती है तो बिहार में, उत्तर बिहार में क्या करती है, तहस नहस कर देती है, मतलब बाढ़ लाकर पूरा नष्ट कर देती है। कृषि हो, पशुपालन हो, घर किसी का हो, कुछ भी हो, सब बाढ़ में नष्ट कर देती है। इसलिए इस नदी को बिहार का कोसी कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग पूरे बिहार की कृषि का विस्तार से अध्ययन किए हैं। आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास ऑफर करते हैं। कल हम लोग समझेंगे बिहार की वन संसाधन के बारे में। उम्मीद करते हैं आप सबको इस चीज़ के बारे में समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, और आपको नोट्स जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि आपको नोट्स मिल जाए, ठीक है। और आप आसानी से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अपने कामयाबी की ओर आप बढ़ें, यही हमारा उद्देश्य है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इतना बेस्ट स्टडी मटेरियल हम लोग लाते हैं, तो कम से कम इतना तो हक बनता है बोलने के लिए। चलिए, आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।